नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। देखो अभी इसकी डेफिनेशन क्या है। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स पोसेसिंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, यहां पे टेबल में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structures are called as structural isomers and phenomena is known as structural isomerism। जो फर्दर 4 टाइप का होता है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। when two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, these are referred to as chain isomers and phenomena is termed as चेन आइसोमेरिज्म। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन डिफरेंट हो जाए तो उनको हम चेन आइसोमर्स कहेंगे और फिनोमिना को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पे पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। क्यों है भाई। अगर बात की जाए फॉर्मूले की तो तीनों का फॉर्मूला क्या है, C5H12। अब अगर बात करें प्रिंसिपल कार्बन चेन की तो इसमें कितने कार्बन है, पेंटेन में टोटल 5 कार्बन है, जबकि आइसोपेंटेन में ओनली 4 कार्बन है प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और नियोपेंटेन में कितने हैं, ओनली 3 कार्बन। तो सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे क्या है, चेन आइसोमर्स है। इसके अलावा और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें, जैसे भाई ये हो गया, ये 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग है तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। इसके अलावा ये 4 कार्बन की रिंग है और इसमें एक मिथाइल ग्रुप है तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। और यहाँ पे ये 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग है और इसमें ये इथाइल ग्रुप लगा है तो ये भी क्या है, इनमें सब में क्या होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है। बट प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात की जाए तो ये 5 कार्बन की चेन, ये 4 कार्बन की चेन और ये 3 कार्बन की चेन, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मान लीजिए अगर साइड चेन का एग्जांपल की बात करें, जैसे ये वाला आ गया भाई, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, तो इसमें ये इथाइल ग्रुप लगा है तो आप क्या कहेंगे, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो दूसरा मान लीजिए मैं ऐसे बना दूं, ये साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ पे 2 कार्बन ये अलग अलग मिथाइल ग्रुप के मिथाइल की फॉर्म में लगा दिए, ठीक। तो दोनों में अगर आप देखें, ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन जो साइक्लोप्रोपेन है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन तो सेम है बट यहाँ पे जो साइड चेन है वो क्या है, 2 कार्बन की है यानी इथाइल है, बट यहाँ पे क्या है भाई, मिथाइल है साइड चेन में यानी एक एक कार्बन की चेन है, तो इनकी साइड चेन डिफरेंट हो गई, इसलिए ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, पोजीशन आइसोमर्स। When 2 or more compounds differ in position of substituent atom or functional group on the carbon skeleton, they are called position isomers and this phenomena is termed as position isomerism। तो देखो भाई, पोजीशन आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, इसके साथ उनकी चेन की जो चेन है वो भी क्या होगी, सेम होगी, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, इन तीनों में से किसी की भी डिफरेंट पोजीशन हो जाए तो उनको क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर कहेंगे और फिनोमिना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, इस केस में देखो प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, तो इनमें देखो ये 3 कार्बन की चेन है, ठीक। यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन है बट इसमें यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा है और इसमें क्या है, सेकंड कार्बन पे लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। बट आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना है, चेन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर और एग्जांपल लिखना चाहे, जैसे भाई ये वाला आप लिख सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये है आपका 1 ब्यूटीन, ठीक। और अगर बात करें दूसरे कंपाउंड की तो ये है आपका 2 ब्यूटेन, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, चेन भी 4 कार्बन की है दोनों में, बट यहाँ पे ये 1 ब्यूटेन, ये 2 ब्यूटेन, इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, इसमें सेकंड कार्बन पे है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए क्या एक दूसरे के बोलो पोजीशन आइसोमर्स है।
और अगर आप बोले सर अगर आप हमें एक एग्जांपल सब्स्टिट्यूएंट वाला बता दे तो इसमें क्या बोलेंगे, ये है 1 क्लोरोप्रोपेन और ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इनमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। The functional group isomerism, two or more compounds having the same molecular formula but different functional group are called functional isomers and this phenomena is termed as functional group isomerism। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आपको दिया है तो इसके दो केस बन सकते हैं, एक तो ये बन गया एल्डिहाइड, इसको हम कहेंगे प्रोपेनल, और दूसरा ये बन गया कीटोन, इसको हम कहेंगे प्रोपेनोन या एसीटोन। तो इनमें दोनों में देखो, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जबकि इसमें क्या है, कीटोन है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे के क्या है, बोलो भाई जल्दी से, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सिमिलरली अगर बात करें अल्कोहल और ईथर्स की, तो इनका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का सेम होता है बट ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लिख दिया, ये लिख दिया मैंने प्रोपेनोल, ठीक, ये अल्कोहल है, जबकि दूसरा एक और मैं लिखता हूं, ये क्या है, ये ईथर है। तो इन दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। समझ आया कि नहीं आप, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोपेनोन और प्रोपेनॉल का एग्जांपल इसने दे रखा है। फोर्थ, मेटामेरिज्म, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल C4H10O रिप्रेजेंट्स मिथॉक्सीप्रोपेन एंड इथोक्सीइथेन। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल है भाई, मेटामेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे ये हो गया आपका ईथर है, थायो ईथर है, या आपके अमाइंस में भी नाइट्रोजन पे 2 वैलेंसी फ्री हो सकती है या 3 वैलेंसी फ्री हो। तो इनमें देखो क्या होगा भाई, जब यहाँ पे ये देखो ये रहेगा आपका ईथरी, ऐसा मत बोलना ईथर और थायो ईथर एक दूसरे के मेटामर हो सकते हैं, वो नहीं भाई। जैसे ईथर ही है, ईथर में क्या हो जाए, एक केस में तो यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है और दूसरे एग्जांपल में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। जैसे इसने एक एग्जांपल दे रखा है भाई, ये हो गया आपका, इसका एग्जांपल अगर लिखे तो ये देखो CO, यहाँ पे एक, ये C का मतलब मिथाइल है, वो आप अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ प्रोपाइल, दूसरे केस में दोनों तरफ क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है। तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, आपने देखा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, इसलिए क्या एक दूसरे के मेटामर्स है और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। तो सिंपली इनके केस में भी हो सकता है, ठीक। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखो भाई एक ही क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने और वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल। तो ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जामिनर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछता रहता है, इसलिए आप एनसीईआरटी को अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो इसका आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। और पढ़ना क्या है, बस आप तो लेक्चर देखते रहो, जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको सारे कवर करवा ही रहा हूं, ठीक है ना, समझ आ गया। आगे बढ़ जाए, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, मेटामर कौन शो करेंगे, जिनमें क्या होगा, बोलो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में जब क्या हो भाई, यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री है इन पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लग जाए तो आप क्या कहेंगे, वो मेटामर्स होंगे और फिनोमिना मेटामेरिज्म। नेक्स्ट इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन and sequence of covalent bonds but differ in relative position of their atoms or groups in space are called stereoisomers. This special type of isomerism is called stereoisomerism and can be classified as a geometrical and optical isomerism. देखो भाई stereoisomerism क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है बट उनका जो एटम या ग्रुप का स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो, तो उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इसके अलावा एक और आता है कन्फर्मेशनल, ठीक। ये अभी यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल आइसोमेरिज्म की यहाँ पे नहीं दे रखी, आगे के चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे तो जहां पे एनसीईआरटी में होगा वही हम डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो ऑलरेडी बहुत ही लेंथी है, ठीक। तो इसमें जितना दे रखा है उतना पढ़ लें। देखो आईयूपीएससी की अगर बात की जाए तो आईयूपीएससी तो हमने कंप्लीट कर लिया बट आइसोमेरिज्म हमने उतना ही पढ़ा जितना आपका एनसीईआरटी में गिवन है। अब जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये आपको आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेगा, तो वहां पे हम इसको कवर कर लेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी मिलेगा, जैसे हाइड्रोकार्बन में मिलेगा, तो उसको वहां पे कवर कर लेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है कि सर ने ये तो पढ़ाया नहीं है, ताकि चैप्टर लंबा ना हो, जितना एनसीईआरटी में गिवन है हम उतना ही कर रहे हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं,
IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आगे कहीं पे आएगा तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा कि मैंने पहले चैप्टर में आपको अच्छे से कवर करा दिया था, तो इसलिए पहले ही आप उसको रेडी करके रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखो मैं पहले तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बता ही चुका हूं क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। भाई रिएक्शन में एक तो क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, उसको आप रिएक्टेंट भी बोल देते हो। उस रिएक्टेंट पे क्या होगा, एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद क्या बनाएंगे, पहले इंटरमीडिएट बनाएंगे, इंटरमीडिएट से फाइनली प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बाकी के जितने ही प्रोडक्ट होंगे उनको हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक। अब ये देखो, ये इसमें पूरा प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या क्या इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, कितने इंटरमीडिएट बनेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिएक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, energetics during bond cleavage and bond formation and the rates of transformation of reactant into product is referred to as reaction mechanism, ठीक। भाई एक रिएक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, यानी कि किसकी भाई इंटरमीडिएट बनेगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा। इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है, ठीक। तो अभी रिएक्शन मैकेनिज्म पे आपको नहीं जाना है, बस हम ओनली यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद भाई रिएक्शन में जैसे इंटरमीडिएट बनते हैं, या रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके बारे में, प्रोडक्ट वगैरह के बारे में मैकेनिज्म पे अभी नहीं जा रहे। तो सबसे पहले देखो, फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। ए कोवलेंट बॉन्ड कैन गेट क्लीव्ड आइदर बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज the bond breaks in such a fashion that the shared pair of electron remains with one of the fragments। जैसे भाई देखो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो एक एटम के पास चले जाएंगे या एक ग्रुप के पास चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या है भाई, आपका कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड है, तो इसमें जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें से एक तो किसका, ब्रोमीन का, और एक आपका कार्बन का है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज में, ब्रोमीन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ब्रोमीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाएगा, बोलो भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही आपका मिथाइल कैटायन बन जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अच्छा कुछ बच्चों को ये डाउट आता है कि ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन पे -1 चार्ज क्यों आया, क्योंकि देखो एक तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन पहले ही था, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अब एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास कार्बन का, तो कार्बन का अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ब्रोमीन के पास आएगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसपे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ए स्पीशीज हैविंग ए कार्बन एटम पोसेसिंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ए कार्बोकैटायन। यानी ऐसा स्पीशीज जिसमें भाई क्या हो, जिसके ऑक्टेट में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन हो और उसमें पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक। पहले इसको कार्बोनियम आयन भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखो, कार्बोकैटायंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर 1, 2 और 3 कार्बन्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। अब ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन आपका बन रहा है, इससे अगर एक कार्बन अटैच होगा तो ये क्या है, आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, 2 होंगे तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, 3 कार्बन अटैच होंगे तो टर्शियरी कार्बोकैटायन है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोकैटायंस आर, ये जैसे इथाइल कैटायन है, तो इसमें एक ही जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उससे एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो फिर नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल कैटायन, जिसमें 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी हो गया, और थर्ड है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, जिसमें बोलो भाई 3 आपके कार्बन जुड़े हैं तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट इसने लिखा, एल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, वैसे तो सारी चीजें आगे आएंगी। देखो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको पता होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्योंकि देखो हमारे कार्बोकैटायन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज उसके पास, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, +M बोल दो या +R बोल दो, ठीक, और हाइपर कॉन्जुगेशन +H बोल दो यहाँ पे, और इसके अलावा +I ग्रुप्स, ठीक। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
तो उसके क्या होगा, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे -m ग्रुप होते हैं, -I ग्रुप होते हैं, ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विथड्रॉ करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। और अगर बात की जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन की, अब कार्बोनायन में क्या होता है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्टेबिलिटी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, यानी जैसे -m -I ग्रुप है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, जैसे +m +h +I। ठीक, वैसे +h इसके केस में होता ही नहीं है। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन एनायन के केस में बात नहीं करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन एनायन के केस में नहीं होता, तो यहाँ पे +mn +I लिखेंगे। ठीक, आप तो यार एक प्रिंसिपल ध्यान रखो, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक, कोई एटम ऐसा, जैसे कार्बन की बात करते हैं मेनली, कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तब भी ये कम स्टेबल है। इसके पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, तब भी ये कम स्टेबल है। ठीक, चाहे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो ये हमेशा क्या होगा, कम स्टेबल होगा। बट अगर इसके पास ओनली ऑक्टेट कंप्लीट है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है ऐसे, तो ये स्टेबल होता है। इतना समझ गए। तो जब भी देखो तो स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर वो कार्बोकैटायन है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। और अगर आपका कार्बोनाइन है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तब भी वो अनस्टेबल है, तो उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लो तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इतना समझ में आ गया। तो ये बातें मैंने आपको बता दी, ये वैसे ऑलरेडी आपको आती है, साथ में रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये वाला है आपका भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायन में, तो यहाँ पे देखो इसके पास तो क्या है भाई, एक ही मिथाइल ग्रुप है जो +I का या +H का काम करेगा। इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है सेकेंडरी में, टर्सरी के पास 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उससे कम प्राइमरी कार्बोकैटायन, और सबसे कम कौन होता है, मिथाइल कैटायन। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, जो एग्जाम में जीटीसी एग्जामिनर पूछ लेता है, इतने इजी क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। These carbocations have trigonal planar shape with positive charge, carbon being sp2 hybridized। शेप कैसा होगा, बोलो भाई, इनका प्लेनर शेप होता है, जो नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है। Thus the shape of CH3+ may be considered as being, अच्छा मैं बता देता हूँ क्या लिखा है, ठीक, पढ़ने की बजाय इसने ये बता रखा है भाई, यहाँ पे ये जो CH3+ मॉलिक्यूल है ना, इसमें क्या होगा भाई, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, sp2 और s 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मान लीजिए इस प्लेन में है, तो इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, जैसा इसमें दिखाया गया। ये इसका प्लेन है और ये p ऑर्बिटल क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कार्बोकैटायन। समझ आया कि नहीं आया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब इसमें बोला है हेटेरोलिटिक क्लीवेज कैन आल्सो गिव ए स्पीशीज इन विच कार्बन गेट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, अगर वहां पे तो आपने देखा, जब कार्बन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेटेरोलिटिक क्लीवेज में कौन लेके जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसमें कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बट अगर ऐसा केस हो जाए कार्बन भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ा हो, तो इस केस में हेटेरोलिटिक क्लीवेज जब होगा तो दोनों ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, कार्बन पे आएंगे। तो उस केस में क्या बन जाएगा, कार्बा एनायन बन जाएगा। ठीक, समझ आया कि नहीं आया। तो कार्बा एनायन में क्या होता है भाई, इसमें 3 आपके सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके पास लोन पेयर होगा, तो इसका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और आप बोल देंगे पिरामिडल शेप होगा। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से आता है। अच्छा एक चीज और देखना बार बार यहाँ पे, ये देखो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हम कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीट एरो से, और जब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ऐसे हाफ एरो से, तो इसमें ये हाफ एरो बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे छोटी छोटी चीजें सबको पता होता है। नेक्स्ट, कार्बोनाइन्स आर आल्सो अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीशीज। द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आर कॉल्ड आयोनिक और हेटेरोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शन। तो इनको क्या कहते हैं, हेटेरोपोलर या पोलर रिएक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मींस सेम क्लीवेज होगा इस बार बॉन्ड का। In one of the electron of shared pair in a covalent bond gets with each of the bonded atom। तो इस केस में क्या होने वाला है, जैसे यहां से समझो भाई, इस केस में क्या हो जाए, यहां पे ये आपका कार्बन है, जैसे मान लीजिए
यहाँ पे मैं बात करता हूं कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन का ब्रोमीन के पास जाएगा, कार्बन का कार्बन के पास जाएगा। तो कार्बन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे बोलो भाई, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आया और ब्रोमीन पे भी खुद का एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये बनता है आपका फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। यहाँ पे इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये ओड इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 7। तो ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या है, बोलो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और यहाँ पे भी आप क्या कहेंगे, बोलो भाई ये भी क्या है, अनस्टेबल है। और अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, तो जैसी आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वैसी कार्बन फ्री रेडिकल की होती है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब भी आपको बताना हो ना, आप कार्बन फ्री रेडिकल को कार्बोकेटाइन ही मान लिया करो, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसा मैंने आपको कार्बोकेटाइन के केस में लिखवाया था। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है भाई, जैसे आपके कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, तो इसी तरह फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कार्बोकेटाइन हो, कार्बन आयन हो या कार्बन फ्री रेडिकल हो, ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अल्काइल रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इनको भी जैसे कार्बोकेटाइन को आप क्लासिफाई करते हैं वैसे इनको क्लासिफाई करते हैं, और इनकी भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की और सबसे कम मिथाइल फ्री रेडिकल की। ठीक, ये ऑर्डर भी यहाँ पे लिखा हुआ जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बट इजी है, ये चीजें आप समझते हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड बाय होमोलिटिक फिजन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शंस। तो इनको मेनली हम आगे जब पढ़ेंगे ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलूंगा मैं बार बार, है ना। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाए, तो ये हो गया आपका कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट देखो सबस्टेट एंड रीजेंट। तो देखो भाई, जब आपकी रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टेंट होता है उसको हम सबस्टेट बोलते हैं, और जो अटैकिंग रिजेंट होता है उसको क्या बोल देते हैं, रीजेंट बोल देते हैं। तो अब इस केस में जैसे भाई जो जिसके पास जो बॉन्ड बनाएगा नॉर्मली उसको सबस्टेट बोलते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा हो, जैसे इस रिएक्शन में है, तो यहाँ पे क्या बना, बेंजीन और यहाँ पे मिथाइल के बीच में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। तो आप सबस्टेट इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो आप जो ऑब्जर्वेशन में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सबस्टेट। जैसे हम मान लीजिए बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस केस में बोल देंगे बेंजीन हमारा सबस्टेट है और ये क्या है, रीजेंट है। अगर मान लीजिए आप उल्टा करा रहे हैं, आप मिथाइल क्लोराइड के ऊपर बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप बोल देंगे ये आपका सबस्टेट है और ये आपका रीजेंट है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी बातें एक बार आप पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करेंगे, उसको फोकस करेंगे, मैं भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। देखो भाई, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जितना गिवन है ना, मैं इससे भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप चाहे तो एनसीईआरटी वाला पढ़ सकते हैं, वैसे मैं तो आपको डिटेल में पढ़ाने ही वाला हूं। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, इनके नेम से समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड कैसे बना, इलेक्ट्रोफाइल वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन प्लस फिल इन वर्ड रूट से। फिल इन वर्ड रूट का मतलब होता है टू लव। ठीक, यानी इलेक्ट्रोफाइल कैसा स्पीसीज हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गया। इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, बोलो भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भाई, एग्जाम्पल कैटायंस हो सकते हैं, ठीक है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज हो सकते हैं, और इसके अलावा पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज हो सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं भाई, ऐसे भी हो सकते हैं जिनपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। समझ आ गया। तो 1 बाय 1 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं भाई। आपके कैटायन कैसे हो गए, जैसे कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इसके अलावा और NO प्लस है, NO2 प्लस है, NO प्लस है। तो ये कैसे कैटायन है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। बट कुछ कैटायंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते, जैसे सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस। ये क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो फर्स्ट ए के कैटायंस है
और सेकंड ए के कैटायंस है और एक इनके साथ एल्यूमिनियम +3, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, इनके कैटायन और एल्यूमिनियम +3 कैटायन का NH2NP6 यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते और इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेंगे। इसके अलावा और आपको जो ध्यान रखना है NH4+ और H3O+, इनके पास भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली H3O+ में 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन ने, एक उसके पास लोन पेयर है, तो इसके पास भी क्या हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनका सबका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डायरेक्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। ये हो गया। तो वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज कोई भी हो सकता है भाई, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। जैसे अब बात करें जैसे SO2 की है, तो SO2 यहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग। जैसे भाई कार्बन और ऑक्सीजन में पोलर पाई बॉन्ड है, तो ये पोलर पाई बॉन्ड में पोलरिटी होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। तो कार्बन पे अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये किसका काम करेगा, यहाँ पे ये कार्बन वाला जो सेंटर है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और इसके अलावा ये देख लो, साइनाइड के केस में नाइट्रोजन पे नेगेटिव और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। SO3 के केस में, वैसे SO3 के केस में 6 बॉन्ड है, आप बोलेंगे सर इसके तो ऑक्टेट में 12 इलेक्ट्रॉन है, बट ये फिर भी किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस आएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपके जैसे कार्बन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या आपके हेलोजन्स है, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो या कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की कहानी थी, ठीक, इतना समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो अगर इसमें आपको कुछ नोट करना तो कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, कौन से कंपाउंड होंगे भाई, सिंपल सी बात है, वैकेंट ऑर्बिटल कंपाउंड होते हैं, जो कैटायंस हो सकते हैं, जो पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, या ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बन पे क्या हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, तो ये हो गए। फिर नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल फिर वही बात है, नेम कैसे आया भाई, न्यूक्लियोफाइल कहां से आया है, न्यूक्लियस प्लस फिल इन वर्ड रूट से आया है। फिल इन वर्ड रूट का मतलब है टू लव, किसको लव करेगा, न्यूक्लियस को, यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा भाई, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस को वही अट्रैक्ट करेगा जिसपे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल आप सिंपली बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन से हो सकते हैं भाई, एक तो सिंपल आपका भाई नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे एग्जांपल के लिए बात कर ले, एग्जांपल आपका आ जाएगा जैसे अल्काइल ग्रुप पे ये मिथाइल एनायन है, इथाइल एनायन है, या आपका ये OH माइनस है, साइनाइड आयन है, या आपका हैलोजन एनायन है। तो ये क्या करेंगे, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज है वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। फिर इसके बाद और कौन से आते हैं, न्यूट्रल आ गए, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे H2O है, अल्कोहल है, ठीक, फिनोल हो जाए, ठीक, फिनोल के अलावा और कौन हो सकता है, NH3 है, अमोनिया, RNH2 है। तो ऐसे स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए भी किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। और कौन हो सकते हैं भाई, ऐसे स्पीसीज जिनके पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इनके पास क्या है, बोलो भाई नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या होगा भाई, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए क्या किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे कुछ ऐसे एग्जांपल भी होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल का काम भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका PH3 है,
तो pH3 में देखो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये किसका काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। बट इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। समझ आया कि नहीं आया? और इसके अलावा जैसे SH आ जाए, इसके पास लोन पेयर भी है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहां पे तो बहुत कम एग्जांपल आपके गिवन है, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। समझ आ गया? अब इसमें एक लाइन आप ये वाली पढ़ लो, ठीक? यहां पे ए रिजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। भाई ऐसा रिजेंट जो क्या करेगा, रिएक्टिव साइट पे क्या लेके आएगा, न्यूक्लियोफाइल लेके आएगा, यानी वो क्या हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो भाई जो न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग स्पीसीज होता है, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट पढ़ो, ए रिजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द रिएक्टिव साइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। यानी ऐसा स्पीसीज या ऐसा रिजेंट जो रिएक्टिव साइड से क्या ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, और रिएक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये समझ में आ गया आपको? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये देखो जितना आपके एनसीईआरटी में ना, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। आई थिंक एग्जांपल भी आपने साथ के साथ नोट कर लिए होंगे, या नहीं नोट किए तो ये वाले आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक समझा? अच्छा, एक चीज यहां पे ये भी आती है, जैसे छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में, चैप्टर में तो नहीं है। जैसे भाई ये हो गया F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस। अच्छा, आपसे पूछ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई NH2 ये हो गया जैसे OH माइनस और H2O, तो इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है? भाई सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ऐसे ही आपको बोलते NH2 माइनस और NH3 में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, NH2 माइनस की। या आपको ऐसा बोलते ये NH2 NH2, ठीक, और एक दे दिया आपको RNH2, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, जिसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। या आपको अगर बोल दिया जैसे भाई ये हो गया इतना, समझ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको बोल दिया जैसे CH3 माइनस है, ठीक, NH2 माइनस है, OH माइनस है, F माइनस है, तो इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो देखो भाई सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप बोलेंगे जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, ये ऑर्डर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का समझ में आ गया? तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम बात करते हैं एक ग्रुप की, ग्रुप में क्या होता है, देखो जैसे ये ग्रुप में आ गया, अब अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट की एक टेंडेंसी होती है, वो कैटायन को भी डिसॉल्व करता है और एनायन को भी डिसॉल्व करता है। तो डिसॉल्व करेगा तो क्या होगा, जैसे भाई अब इनमें भाई पोलर प्रोटिक सोलवेंट जैसे वाटर ले लिया आपने, तो वाटर के केस में क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन ज्यादा किसका होता है भाई, जिसपे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जिसपे चार्ज ज्यादा हो, तो इनपे तो सब पे क्या है, सेम चार्ज है। फिर हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है, जिसका साइज कम उसका हाइड्रेशन ज्यादा, यानी यहाँ पे फ्लोरीन का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और आयोडाइड आयन का हाइड्रेशन सबसे कम होगा। तो अब जिसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा उसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा। और आपको पता न्यूक्लियोफाइल का काम क्या, जाकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो अब जाकर के जो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब जाकर के इजिली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, बोलो भाई, जाकर के इजिली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, जाकर के वो करेगा जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जिसका साइज छोटा उसकी स्पीड ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट के केस में ये ऑर्डर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बट अगर आपसे पूछ लिया जाए पोलर एप्रोटिक सोलवेंट के केस में, तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट की खास बात होती है वो एनायंस को डिसॉल्व नहीं करते, ओनली कैटायंस को डिसॉल्व करेंगे। कैटायनिक पार्ट को डिसॉल्व नहीं करते, ओनली एनायनिक पार्ट को डिसॉल्व करते हैं। तो इसलिए एनायनिक पार्ट को डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो एनायनिक पार्ट यानी यहां पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस को डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो इनका तो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आएगा, बोलो भाई। अब आप बताएंगे
भाई जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, तो सॉल्वेंट का तो फर्क पड़ ही नहीं रहा पोलर एप्रोटिक का। तो आप कहेंगे जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। तो पोलर एप्रोटिक के केस में ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो ये है। अब मान लो आपसे पोलर प्रोटिक के केस में पूछ ले OH माइनस और SH माइनस में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर यहां पे तो दोनों एनायन है, डिजोल्व होंगे, वाटर में हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो ऐसे ही अगर पोलर एप्रोटिक में पूछ ले तो OH माइनस और SH माइनस में ऑक्सीजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इसलिए इसकी तो हाइड्रेशन तो हो ही नहीं रहा, तो क्या बोल देंगे, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। देखो वाटर के केस में बोलते हैं हाइड्रेशन और अदर सॉल्वेंट हो उसके केस में बोलते हैं सॉल्वेशन। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मेन क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं वो भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। ठीक, फिर इसके बाद चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, है ना। अब आप खुद चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी इसमें था सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया। ठीक, तो अब इतना हो गया। अब यहां पे क्वेश्चंस पे आ जाओ। अब क्वेश्चन तो आपके सामने कुछ नहीं, इतना पढ़ने के बाद यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशंस शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगोज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो देखो भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ क्या जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे कार्बन सल्फर में सल्फर की तरफ जाएगा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, सल्फर पे नेगेटिव। कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp3 है, तो sp की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो ये बॉन्ड टूटेगा तो साइनाइड आयन अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखो कार्बन और ये कॉपर मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, कार्बन की तरफ आएंगे। तो ये इसने दिखा रखा है। नेक्स्ट इसके बाद गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो भाई जैसे ये HS माइनस है, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, मेनली इलेक्ट्रोफाइल सॉरी नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। हालांकि आप ये बोल सकते हैं सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, बट हम क्या करेंगे, अगर दोनों में से पूछा जाए इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए मेनली ये न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। फिर यहाँ पे ये ट्राइमिथाइल अमाइन है, इसके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और यहाँ पे NH2 माइनस है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बट बाकी देखो जैसे BF3 है, भाई BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है एक, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे Cl प्लस है, कार्बो ये Cl कैटायन है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यहाँ पे देखो इसमें क्या कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, पॉजिटिव चार्ज है, किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और NO2 प्लस तो मैंने एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया ही था। ठीक, तो ये ऑप्शन देके आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, या पूछ ले कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसके आंसर भी नीचे गिवन है। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। तो देखो भाई जहां पे पोलर पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा पार्शियल, तो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सिमिलरली CH3CN में क्या होगा भाई, यहाँ पे आप ये बोलेंगे ये इसमें नाइट्रोजन में पोलर पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सिमिलरली CH3I में आयोडीन पे नेगेटिव और कार्बन में पॉजिटिव, तो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक, तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखो भाई और बेसिक है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये बताया गया जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कैसे शो करेंगे उनका मूवमेंट, फुल एरो से, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो हाफ एरो से। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड मूव करेगा, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसलिए फुल एरो से दिखाया गया है। तो ये वहां से पाई बॉन्ड यहां चला गया, फिर यहाँ पे ये इसने डबल बॉन्ड बना लिया एक। तो दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका एटम के ऊपर आ जाए, तो एटम के ऊपर कैसे दिखाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये लोन पेयर हो सकता है कि इसकी फॉर्म में चला जाए, बॉन्ड की फॉर्म में चला जाए, तो यहां से ये ऐसे शो कर देंगे। ठीक, तो ये बॉन्ड बन रहा है। इसके अलावा और देखो यहाँ पे भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, ये जाकर के यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा सिंगल, और Br अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे CH3Cl को कैसे ब्रेक किया गया, ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज कैसे हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हाफ एरो से शो करेंगे। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। The electron displacement due to the influence of an atom or a substituent group present in the molecule cause permanent polarization of the bond.
ये बात आप समझे भाई। ये बोल रहा कि अगर एक मॉलिक्यूल है आपका, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं ये वाला मॉलिक्यूल है, जैसे ये मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी तरफ रहेंगे तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो ये विद इन ए मॉलिक्यूल हो रहा अपने आप, या रेजोनेंस के कारण हो रहा हो, जैसे रेजोनेंस भी तो होता है भाई। रेजोनेंस में क्या होगा, ये रेजोनेंस होता है, जैसे ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, ये यहां पे मूव करेगा, तो ये अपने आप हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ये परमानेंट पोलराइजेशन या ये परमानेंट इफेक्ट है। बट टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट इंडक्टिव, अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है, जो परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट पोलराइजेशन है, इसके एग्जांपल है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो, अब इसने लिखा इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी परमानेंट इफेक्ट के एग्जांपल है। इसने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लिखा, वो भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स आर सीन इन ए मॉलिक्यूल व्हेन ए रिजेंट अप्रोच टू अटैक इट। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। तो देखो भाई, जब आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, किसकी वजह से, जब आकर के वहां पे कोई अटैकिंग स्पीसीज अटैक कर रहा है, बाहर से आकर के कोई अटैक कर रहा है और तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, टेम्परेरी इफेक्ट कहेंगे, ठीक। टेम्परेरी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कब ऑब्जर्व हुआ, जब बाहर से आकर के किसी ने अटैक किया, यानी उसमें दूसरे मॉलिक्यूल का भी रोल है, तो उसको कहेंगे टेम्परेरी इफेक्ट। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो आप आगे पढ़ेंगे, इसको हम पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी कहते हैं। तो टेम्परेरी इफेक्ट क्या होता है, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। समझ आया कि नहीं आप। तो विद इन मॉलिक्यूल अगर अपने आप हो रहा है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में होता है, रेजोनेंस में अपने आप होता रहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में विद इन मॉलिक्यूल अपने आप हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का कोई रोल नहीं है, तो वो आपका परमानेंट इफेक्ट है। और अगर बाहर से आकर के कोई मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, तो देन इट इज कॉल्ड टेम्परेरी इफेक्ट। क्योंकि जैसे ही वो अटैकिंग रिजेंट हटेगा तो इफेक्ट नजर नहीं आएगा, ठीक। तो वो टेम्परेरी है जब तक अटैकिंग रिजेंट प्रेजेंट है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाओ भाई। हाँ, अब सबसे पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। When a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, the electron density is more towards the more electronegative atom of the bond. Such a shift of electron density result in polar covalent bond. Polar covalent bond. Bond polarity leads to various electronic effect in the organic compound. तो ये बोल रहा है, जब है ना भाई दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें क्या होगा भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहेगी, और इस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के कारण इस पे आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, और हमारे दूसरे एटम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है भाई, ये क्या है, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। समझ आ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये देखो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, दूसरे कार्बन के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे कम पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और तीसरा कार्बन और अगर यहाँ पे होगा उस पे कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया। तो ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया। तो थियरी पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, यही लिखा कि पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा वो मैंने बता दिया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद यहाँ पे द पोलर CCl बॉन्ड इंड्यूसेस पोलरिटी इन द एडजेसेंट बॉन्ड, भाई बराबर वाला जो बॉन्ड उसमें भी आएगी, जैसे कार्बन कार्बन के साइड में इस बॉन्ड में भी आ रही है ना। Such polarization of sigma bond caused in the polarization of adjacent sigma bond is referred to as inductive effect. इसको क्या कहते हैं, inductive effect. This effect is passed to the on to the subsequent bonds also, but the effect decreases rapidly as the number of intervening bonds increase and becomes vanishingly small after 3 bond. यानी 3 bond के बाद क्या होता है, लगभग खत्म ही हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, the inductive effect is related to the ability of the substituent to either withdraw or donate electron density to the attached carbon atom. Based on this ability, the substituent can be classified as electron withdrawing or electron donating group relative to the hydrogen, halogens and many other groups such as nitro, cyano, carboxy, ester, aryl oxy or etc. are electron withdrawing groups. On the other hand, alkyl group like methyl, ethyl are usually considered as इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो भाई, जो हाइड्रोजन है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या कंसीडर किया गया है, 0, बट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे दोज आर नोन एज
प्लस आई ग्रुप्स, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे दोज आर नोन एज माइनस आई ग्रुप। और किसके बारे में बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बन के लिए बात करते हैं। तो कार्बन से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन्स है, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इसलिए करेंगे माइनस आई का काम। और अगर कार्बन के साथ कार्बन ही जुड़ा है, इथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो वो करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम, तो इसलिए इनको कहेंगे प्लस आई ग्रुप। तो ये समझ में आ गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ जाओ भाई, ये विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें बताओ भाई ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है? जैसे इसमें CH3 और हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ब्रोमीन, तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, क्योंकि इनमें क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण इस पे ब्रोमीन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आता है। फिर यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन में भाई इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ज्यादा पोलर होगा। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन और ये कार्बन सल्फर है, तो इसमें क्या है? इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ CH3 CH2 CH2 Br द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लीस्ट। तो भाई जो लास्ट का कार्बन है, इस वाले कार्बन में क्या होगा? सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ भाई। अच्छा, इसने बोला द इफेक्ट इज लीस्ट इन बॉन्ड बिटवीन द कार्बन 3 एंड हाइड्रोजन। अच्छा, ये बोल रहा, देखो मैं बताता हूं आपको इसने क्या लिखा है भाई। यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर और कम पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर और कम, तो ये हो गया एक बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद चौथा जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आएगा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। तो ये पूछ रहा था कौन से में होगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। तो आप कहेंगे कि जो थर्ड कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ये 1 2 3 थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, तो इसमें सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भाई। अब आ गई बात रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। भाई रेजोनेंस आप पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो भाई, बेंजीन की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में देखा गया यार, बेंजीन में क्या है? डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है। ठीक, और जब इसका एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट फाइंड आउट किए गए, तो ये देखा गया यार, इसमें 3 सिंगल बॉन्ड थे, 3 डबल बॉन्ड थे, तो 3 की सेम होनी चाहिए, 3 और बाकी 3 की उनसे डिफरेंट होनी चाहिए। बट पाया ये गया सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम है, और वो जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो लगभग 139 पिकोमीटर आ रही है, जो लगभग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है कहीं पे। ठीक, तो इसलिए बता गया यार, इसमें कुछ ना कुछ तो है, मतलब इसका ये वाला स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है और ये वाला स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसको हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नेम दिया गया रेजोनेंस। यानी इसमें ये बता गया, ये जो बॉन्ड्स है ये चक्कर काटते रहते हैं, ये तो हर बॉन्ड पे क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो ये बताया गया, और इस फिनोमिना को कहते हैं रेजोनेंस। ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, ये इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप ऐसा नहीं देख सकते कि इलेक्ट्रॉन स्कोप से वहां देख रहे हैं कि यार रियल में हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, तो ऐसा दिखेगा नहीं, बट हमने कंसीडर किया है, बस पोलिंग ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा होता होगा, है ना। जैसे यहां भी लिखा देखो, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअलिटी डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। ठीक, ये बोल रहा है कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स है, रियल में नहीं है, मान रहे हैं ऐसा हो रहा होगा। तो वैसा ही देखो यहाँ पे CH3NO2 के केस में बताया गया है, तो CH3NO2 के केस में क्या है? ये नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे भी एक बार ये क्या करेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये वापस सिंगल बॉन्ड बना लेगा, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनके बनते हैं। तो इसमें भी पाया गया कि दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। अब नेक्स्ट देखो, एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर। अच्छा, जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इनको कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इन सब का जो एवरेज स्ट्रक्चर बनता है, जो आपके मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, जैसे उसने बेंजीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को 139 पिकोमीटर बताया, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, तो इसमें अब देखो, द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहे हैं, इज लोअर देन दैट ऑफ द एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी भाई उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी बाकी कैनोनिकल फॉर्म से। The difference in energy between the actual structure and lowest energy resonance structure, that is resonance hybrid, is called resonance stabilization energy और resonance energy। ठीक, तो इसको resonance energy कहते हैं, जो आपका lowest energy structure और जो actual structure है उसके बीच का energy difference है। नेक्स्ट देखो, the resonance structure have the same position of nuclei। अच्छा भाई, अब resonance में क्या होगा? जो आपके एटम्स है ना वहीं पे रहेंगे, रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो मूव कर रहे हैं, है ना, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी आपके सेम रहेंगे। ठीक,
फिर इसके बाद लिखा अमंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द वन विच हैज मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑल द एटम विद ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच हैज ए ड्यूप्लेट less separation of opposite charges, a negative charge if any on more electronegative atom, a positive charge if any on more electropositive atom, and more dispersal of charge is more stable than others. तो देखो इसने क्या किया एग्जामिनर ने, तो सॉरी एनसीईआरटी ने, भाई इसने लिख दिया, बट बात इसने इतनी गहराई की लिख रखी है, आगे जो क्वेश्चन लिखा है इसको समझने में आपको, इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे तब समझ में आएगा। बट मैं क्या करूंगा भाई, आपको एनसीईआरटी की लाइन रटने की बजाय सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखवा दूंगा। तो आप लिखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा भाई, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर। पोलर स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। सेकंड, अब मान लीजिए एक से ज्यादा पोलर स्ट्रक्चर है, उसमें स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी। ठीक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक, ये समझ में आ गया। फिर अब मान लीजिए भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हों जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो आप क्या देखेंगे भाई, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। भाई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और पॉजिटिव चार्ज किस पे है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे है, तो वो वाला स्ट्रक्चर बाकी से ज्यादा स्टेबल होगा। अब मान लीजिए जैसे ये आ गया भाई, यहां पे ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक तो पॉजिटिव, इसमें यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, तो दोनों में इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है ही। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें क्या है भाई, जिसमें क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल होगा। फोर्थ पॉइंट भाई, अगर डिस्टेंस बिटवीन सेम चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज अगर डिक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और डिस्टेंस बिटवीन सेम चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा तो भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर ज्यादा दूर होंगे सेम चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, उनमें रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर वो पास आ गए तो उनमें रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे आप वैसा वर्षा भी लिख सकते हैं। तो ये 4 रूल है, अगर ये 4 रूल आपको आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, किसी भी लेवल का, नीट, जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस, अदर एग्जाम कोई भी कर लो। समझ गए ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, यहां पे प्रॉब्लम 12.16 इसने बोला है राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्व्ड एरो। तो ये देखो भाई, ये तो आपको बनाना आता है, सिंपल है। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कार्बन के 4 ही बॉन्ड रहेंगे ना, तो दोनों के आपने डबल बॉन्ड बना दिए, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ा बनाएगा। ठीक, तो फिर दूसरे केस में आप ऐसे कर दो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना तो ऐसे बनाते हैं भाई, इस पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इस पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, और ओवरऑल चार्ज -1, ऐसे शो करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ये आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CHO इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये क्या है न्यूट्रल, तो आंख बंद करके इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। ठीक, फिर उसके बाद ये दोनों पोलर स्ट्रक्चर हैं जिनपे क्या है चार्ज, क्या है बोलो भाई, पोलरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपने देखा कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी न्यूट्रल है। और हाइड्रोजन का ओनली डुप्लेट चेक करते हैं, तो इसमें क्या है, यहाँ पे कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इस वाले केस में क्या देखा आपने, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अब बात करो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे भाई एक सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस बार ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो थर्ड पॉइंट पे बढ़ो, थर्ड पॉइंट में आपने पढ़ा था भाई नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना होगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है,
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जिसमें नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव वो वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये वाला थर्ड वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हो गया। तो देखो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना, भले ही एनसीईआरटी में कम दिया लेकिन हम डिटेल में एक पॉइंट को अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई, तो नेक्स्ट ये 12.18 में देखो, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स 1 and 2 कैन नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ CH3 COOCH3। तो इसमें देखो भाई, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये कंट्रीब्यूटिंग क्यों नहीं हो सकता, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इसलिए ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। दूसरा स्ट्रक्चर देखो भाई, इसमें अगर आप चेक करेंगे, कार्बन कार्बन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, बट यहां पे थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से आप ये बोल सकते हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक, ये स्ट्रक्चर हो सकता है बट मेजर कंट्रीब्यूटिंग नहीं हो सकता क्योंकि इनमें क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन ज्यादा है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फिर इसके बाद यहां पे आपसे पूछ लिया जाए सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोल देंगे सेकंड क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, आगे क्या है, नेक्स्ट इसने लिखा रेजोनेंस इफेक्ट। द रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ 2 pi bonds or between a pi bond and lone pair of electron present on an adjacent atom. The effect is transmitted through the chain. There are 2 type of resonance or mesomeric designated as R और M इफेक्ट। देखो भाई, रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसमें क्या करते हैं भाई, पोलरिटी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, तो वो हम 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यानी प्लस आर इफेक्ट, या इसको प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे भाई आपका NH2 हो गया, ठीक, OH हो गया, OR हो गया, ठीक, इसके अलावा आपका NHCOR हो गया, तो यहां पे इनके पास लोन पेयर है या हैलोजन एटम्स है, तो जिसके पास लोन पेयर होंगे वो किसका काम करेगा, प्लस आर या प्लस एम का। तो इसमें देखो, इसमें लिखा है इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द conjugated system. This electron displacement makes certain position in molecule of high electron density. तो इसमें क्या होगा, देखो भाई यहां पे ये conjugated positions है, तो यहां पे क्या हुआ, ये लोन पेयर से आपका पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो यहां पे ये किसका काम करेगा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस एम का काम करेगा, और इसके प्लस एम की वजह से क्या है, आपके बेंजीन रिंग पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये यहां से फिर ये आगे मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, फिर ये आगे मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, फिर वापस ये यहां आएगा तो ये वापस ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, बस उसमें बॉन्ड डिफरेंट होंगे बेंजीन के, ये वाला यहां आएगा, एक यहां, एक और ये NH2। ठीक, तो ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब देखो, अब इस प्लस एम की वजह से क्या हुआ, आपकी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक, तो ये इसने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी आपके मॉलिक्यूल पे। फिर इसके बाद इसका उल्टा होता है माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। तो इसमें देखो क्या होता है भाई, अगर पोलर पाई बॉन्ड आ जाए, जैसे ये वाला आपका CO पोलर पाई बॉन्ड है, तो ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ये क्या करेगा, इसके पास अगर कोई कंजुगेटेड पोजीशन है तो ये क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां गया, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए माइनस आर का काम कर रहा है, माइनस एम का काम करेगा, और ये मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, बोलो भाई, मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं भाई, CO हो गया, CHO हो गया, NO2 है, साइनाइड है, ठीक, COOH है, ये होंगे। तो इसमें देखो, जैसे NO2 है भाई, इस पे पोलर पाई बॉन्ड यहां मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, ये इसको पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप एक बात देख रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर में, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है बेंजीन में कहां मूव कर रहा है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा रेजोनेंस जब भी होगा, कहां होगा, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस के कारण देख लो, ऊपर वाले में भी मेटा पोजीशन पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया, नीचे वाले में भी मेटा पोजीशन पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। फिर इसने यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट
और माइनस आर इफेक्ट के एग्जांपल लिखे हैं भाई। प्लस आर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो वैसे तो इसने लिखा नहीं, अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैं आपको नोट्स में लिखवाता हूं। NH, फिर NHR, और फिर उससे कम NR2, फिर उससे कम होता है OH का, उससे कम होता है OR का, और फिर इससे कम किसका आएगा बोलो भाई, जैसे ये आ गया NHCOR, और फिर OCOR, ठीक, और फिर आते हैं आपके हेलोजेंस। ये ऑर्डर होता है, हेलोजेंस का प्लस M सबसे कम होता है, तो ये प्लस M पावर का ऑर्डर है। तो ऐसे ही माइनस M का ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे तो देखो इसमें जो दिए हैं वो कर लो, NO2 का सबसे ज्यादा, उससे कम साइनाइड का, उससे कम किसका आएगा CHO का, उससे कम CO का, और सबसे कम आएगा COOH का। ये ऑर्डर इनका माइनस M का होता है अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें, क्योंकि यहां से आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह फाइंड आउट करते हैं जब काम आता है। कर लेंगे भाई, तो ये नोट कर सकते हैं, और अगर आपको आता है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक। बट ये जरूर पता होना चाहिए कौन सा प्लस M है, कौन सा माइनस M है, या कौन सा प्लस आ रहा है या कौन सा माइनस आ रहा है, इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The presence of alternative single and double bond in an open chain or cyclic system is termed as conjugated system। तो देखो भाई, अगर ऐसा हो जाए भाई, ऐसा, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड पोजीशन। ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो जाए, या ऑल्टरनेट पोजीशन पे देखो लोन पेयर आ जाए डबल पाई बॉन्ड के साथ, या क्या आ जाए यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, या आपका पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाए ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। It is a temporary effect, the organic compound having a multiple bond, so this effect in presence of an attacking reagent only. It is defined as the complete transfer of shared pair of pi electron of to one of them atoms joined by a multiple bond on the demand of an attacking reagent. The effect is annulled as soon as attacking reagent is removed from the domain of the reaction। यानी आपका मॉलिक्यूल जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके पास जब कोई अटैकिंग रिजेंट आता है तो उसकी प्रेजेंस में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे ही अटैकिंग रिजेंट दूर जाएगा, हटा देंगे आप, रिमूव कर देंगे, तो वो इफेक्ट शो नहीं करेगा, तो इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, और ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद देखो ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या है, in this effect the pi electron of the multiple bond are transferred to that atom to which the reagent gets attached। यानी भाई देखो, पाई इलेक्ट्रॉन जहां पे मूव किया, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव किया है, और जो अटैकिंग रिजेंट है आकर के उसी कार्बन पे अटैच हो जाए जिसपे आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किया है, उसको कहेंगे प्लस ई इफेक्ट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसका अगर उल्टा हो जाए भाई, आपका जो अटैकिंग रिजेंट है वो ऐसे एटम पे जाकर के अटैच हो जाए जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो इसमें लूज इस कार्बन ने की है, तो यहां पे आगे साइनाइड लग गया, उसको कहेंगे माइनस ई इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, ये हो गया प्लस ई और माइनस ई। अब नेक्स्ट क्या है, When inductive and electromeric effect operate in opposite direction, the electromeric effect predominates। भाई इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में ये नोट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। It involves delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital। The sigma electrons of CH bond of the alkyl group enter into the partial conjugation with the attached unsaturated system or with the unshared p orbital। Hyper conjugation is a permanent effect। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप भले ही दोबारा से लिख लेना भाई ये बात कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज द टेम्परेरी इफेक्ट। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी इफेक्ट, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक। फिर मत बोलना सर ने बताया नहीं था। नेक्स्ट देखो, टू अंडरस्टैंड, अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बता रहा है, मान लीजिए ऐसा हो जाए, जैसे ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो इसके बगल में जो कार्बन है इसको हम नॉर्मली अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर इसके पास एटलीस्ट एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा बोलो भाई, यहां पे ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड यहां मूव कर जाता है,
ठीक, यानी इस पाई ऑर्बिटल की तरफ, वैकेंट पाई ऑर्बिटल की तरफ मूव कर जाता है। तो ये है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड हो, तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड हो और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एक प्रेजेंट हो, उसके अल्टरनेट पोजीशन पे अल्फा कार्बन में बोल दो, तो उस केस में भी ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड यहां आ जाता है। तो ये इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये विद इन मॉलिक्यूल हो रहा है, तो इसमें ना इसको कोई अटैकिंग रिजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है टू अंडरस्टैंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3CH2 प्लस इथाइल कैटायन इन विच the positively charged carbon atom has an empty p orbital. One of the CH bond of the methyl group can align in the plane of this empty p orbital, and the electrons constituting the CH bond in plane with this p orbital can then be delocalized into p orbital as depicted in figure. तो देखो इसने कितना बढ़िया बताया, अगर आप ध्यान से इसको समझे। ये बोल रहा है भाई जैसे आपका ना इथाइल कैटायन है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो ये तो हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज मान लीजिए इस प्लेन में है, ठीक, तो यहां पे इसका इसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो दूसरा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो जो sp3 हाइब्रिडाइज एटम होगा तो उसका एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या आएगा, बोलो भाई, इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, जिसमें आपका वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या करता है, यहां पे ये कार्बन के हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर कर लेता है, इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, और इस हाइड्रोजन की एज ए H+ आयन छुट्टी हो जाती है और ये इसी की वेसिनिटी में रहता है, ठीक। तो यहां पे ये बन जाएगा पाई बॉन्ड, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, ये ऐसे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। तो यहां पे देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये सिग्मा बॉन्ड यहां पे मूव कर रहा है, ठीक। तो यहां पे कैसे आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और यहां पे देखो एक टाइप से रेजोनेंस ही हो रहा है, ठीक भाई। एक बार तो ये क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट है और एक बार ये पाई बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस की तरह हो रहा है। और इसमें जो हाइड्रोजन एटम रहता है ये H+ आयन इसकी विसिनिटी में रहेगा, विदाउट बॉन्ड रहेगा, इसके आसपास ही कहीं नहीं जाएगा, बट विदाउट बॉन्ड रहता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। समझ आया कि नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखो भाई कि अच्छा होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक बात का ध्यान रखो, कब हो सकता है भाई, जब आपका या तो कार्बोकैटायन प्रेजेंट हो, या कार्बन फ्री रेडिकल हो, या कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड, यहां पे क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक। तो इनके बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए। क्या कंडीशन है, अल्फा कार्बन के पास इन तीनों कंडीशन में एटलीस्ट एक अल्फा एच प्रेजेंट होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। समझ आ गया ना, पक्का, ठीक है। अच्छा कभी ये मत बोल देना सर ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये यहां मूव करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, बस कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तभी होगा। और तब भी कब होगा, जब इनके पास अल्फा एटलीस्ट एक अल्फा एच प्रेजेंट हो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब फ्री रेडिकल है, जैसे फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है, ये ओड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये ओड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और ये वाला जो आपका ये क्या करेंगे, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे और ये H फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पे विदाउट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक। समझ आया कि नहीं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ऐसा आपके फ्री रेडिकल के केस में होता है, ठीक। अच्छा यहाँ पे जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, आपके कार्बोकैटायन को या कार्बन फ्री रेडिकल को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और अगर एल्कीन्स है तो उसकी भी स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे अल्फा एच इंक्रीज होंगे तो आपका जो स्पीसीज है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, क्या करता है, ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। अच्छा नेक्स्ट इसने दिखा रखा है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये देखो, अच्छा इसने कार्बोकैटायन का ही दिखा रखा है। तो कार्बोकैटायन के केस में क्या बोल रहा है भाई, एक बार तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाए तो ये H+ आयन बनेगा, बिना बॉन्ड के एग्जिस्ट कर रहा है। फिर एक बार हो सकता है ये वाला कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मूव कर जाए तो ये वाला केस बनेगा, ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा। फिर एक बार ये मूव कर जाए तो यहाँ पे H+ आयन आएगा। तो ये ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। जितने अल्फा एच प्रेजेंट होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, और रेजोनेंस की तरह जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आपके मॉलिक्यूल की होगी, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम
द ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज्यादा अल्फा एच होंगे, उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ही कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, फिर अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में इनकी इफेक्टिवनेस का ऑर्डर क्या है, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्टिव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी इफेक्टिव होता है। जब आपका इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस डायरेक्शन में, तो कौन डोमिनेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। फिर नेक्स्ट देखो, इसके पास 9 अल्फा एच है, टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। इसके पास 6 अल्फा एच, इसके पास 3 अल्फा एच और इसके पास तो अल्फा एच है ही नहीं, तो जिसके पास ज्यादा अल्फा एच वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो पॉसिबल इन एल्कीन्स एंड अल्काइल एरिन्स। भाई एल्कीन्स में पॉसिबल है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें इनमें भी क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें भी क्या करेगा भाई, जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है तो वो उसका जो पाई ऑर्बिटल है, तो पाई ऑर्बिटल का जो बना रहा है, जैसे ये हो गया आपका, दोनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये इस प्लेन में है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन पाई बॉन्ड बना रहे होंगे, तो यहाँ पे बगल वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड उसी प्लेन में होगा। तो उस केस में क्या करता है, इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस में चला जाएगा, वो पाई बॉन्ड की तरह चला जाता है और ये आगे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड, और ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में चला जाता है। तो ऐसे एल्कीन में होता है, और एल्कीन में हो सकता है तो आपका एरिन्स में भी हो सकता है, जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर ये देखो, ये कैसे होगा, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है और बगल वाले कार्बन में क्या है, बोलो भाई डबल बॉन्ड है, ये यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या, ये आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड आ गया, ये H+ की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक, बेंजीन में भी। समझ आ गया नहीं आ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इसमें भी आप यही बोलेंगे, जितने अल्फा एच होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे इसमें 3 अल्फा एच है, 1 2 3, 3 आपके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, नंबर ऑफ अल्फा एच। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं भाई, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सबसे पहला नंबर तो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है कंजुगेशन। ठीक है भाई, कंजुगेटेड एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक, यानी रेजोनेंस इसमें होगा। सेकंड नंबर किसका आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में मान लीजिए 3-4 एल्कीन ऐसी जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच सेम है, तो उसमें ना अनसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक से ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे ये आ गया भाई, सबसे पहले एल्कीन तो आपकी ये है, जैसे ये, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें तो क्या कंजुगेशन है, रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई। फिर इसके बाद मान लीजिए ये आ गई आपकी, ये वाली एल्कीन आ गई। ठीक, और फिर इसमें एक और केस आ गया, ये वाला। ठीक, ये वाला केस आ गया, यहाँ पे एक एच आएगा, है ना, यहाँ पे एक एच लिख लेना। ठीक, तो इनमें दोनों में क्या है, 6 अल्फा एच 6 अल्फा एच, तो ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये अनसिमेट्रिक है, इसमें दोनों एक ही कार्बन पे है, दोनों अल्फा एच। ठीक, और फिर मान लीजिए ये आ गया, जैसे ये सिमेट्रिक है, इसमें भी क्या है, सिस और ट्रांस का केस बनता है, तो ट्रांस क्या होगी, सिस से ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक, ट्रांस और सिस भी गिवन है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी रिगार्डेड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये मैं आपको बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगी, कंजुगेटेड एल्कीन। फिर आप देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ अल्फा एच अगर सेम हो जाए तो अनसिमेट्रिक एल्कीन सिमेट्रिक से ज्यादा स्टेबल होती है, और सिमेट्रिक में ट्रांस एल्कीन सिस से ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये ऑर्डर आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन, ये लिखा ट्राई मिथाइल केटाइन इज मोर स्टेबल देन इथाइल केटाइन एंड मिथाइल केटाइन एंड मिथाइल केटाइन इज लीस्ट स्टेबल। तो इसमें 9 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें अल्फा एच ही नहीं है, तो जिसमें ज्यादा अल्फा एच होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, एक कई बार ना आपसे एक और पूछता है, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होती है पहले तो। ठीक, जैसे जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, और HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अभी आपने पढ़ा था। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके गिवन नहीं है, तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया।
heat of hydrogenation is directly proportional to number of pi bond in alkene और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाए, सेम हो जाए। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। तो इसमें देखो भाई 4 टाइप की रिएक्शंस आती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को एक तो नेक्स्ट चैप्टर यानी हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, बाकी कुछ रिएक्शंस को हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ओनली नेम लिखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आगे पढ़ेंगे। तो ये आइसोमेरिज्म और आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें करना है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको करते हैं ब्रेक के बाद।